आज मैं इस वीडियो में इवेंजलियन डेथ एंड रीबर्थ और एंड ऑफ इवेंजलियन को एक्सप्लेन करूंगा और अपनी कुछ थ्योरीज के हिसाब से बताऊंगा कि आखिर 3.0 प्लस 1.0 मूवी के एंड में रे और कावूरो को क्यों दिखाया जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखना। इवेंजलियन डेथ एंड रीबर्थ मूवी में बेसिकली कुछ भी नहीं दिखाया जाता, तो कुछ भी एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। इवेंजलियन डेथ एंड रीबर्थ में इवेंजलियन की ओरिजिनल सीरीज के 24th एपिसोड्स का ही रिकैप दिखाया जाता है, बस कुछ एक्स्ट्रा फुटेज के साथ। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इवेंजलियन डेथ एंड रीबर्थ मूवी जो है वो सिर्फ आधी ही मूवी है। इस मूवी में सिर्फ डेथ पोर्शन ही कवर करा गया है। बजट और समय की कमी होने के कारण क्रिएटर्स को इस मूवी को आधा ही रिलीज करना पड़ा। इसके बाद इसके आधे पोर्शन रीबर्थ को एंड ऑफ इवेंजलियन में दिखाया गया। एंड ऑफ इवेंजलियन की शुरुआत नर्व हॉस्पिटल रूम नंबर 303 से होती है, जहां आसूका काफ़ी बीमार पड़ी हुई थी और शिंजी उसके रूम में था। इसके बाद रूम नंबर 303 को दिखाया जाता है और फिर इस सीन को देख तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि शिंजी ने क्या करा। अब हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहां नर्व हेडक्वार्टर को फुल लॉकडाउन लगा रखा होता है, जहां एक लड़की कहती है कि लॉकडाउन क्यों है, जबकि लास्ट एंजल कावूरो तो मारा गया। जहां उसे जवाब मिलता है हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तबाही खत्म हो गई है। अब मिसातो को दिखाया जाता है, जो ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटैलिटी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सोच रही थी। आगे सील की कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, जहाँ गेंदो और फ्यूत्सुकी भी होते हैं और स्फीयर ऑफ लॉन्जिनेस अब मून पर है। आगे सील बात करते हैं कि स्फीयर ऑफ लॉन्जिनेस को हम खो चुके हैं। लिलिथ हमारा ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटैलिटी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इवेंजलियन यूनिट 01 है। आगे ईवा सीरीज और ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटैलिटी के बारे में बात करते हैं। आगे मिसातो पता लगा लेती है कि सेकंड इम्पैक्ट कैसे हुआ था और इसके पीछे किसका हाथ था। तभी सेकंड इम्पैक्ट से रिलेटेड सभी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं और पूरे नर्व हेडक्वार्टर में इमरजेंसी अलर्ट हो जाता है। नर्व के सभी कनेक्शन और कम्युनिकेशन नेटवर्क भी ठप पड़ जाते हैं और मैजाई सिस्टम को भी कोई हैक करने की कोशिश कर रहा होता है। रित्सुको कंप्यूटर को हैक होने से बचाने की कोशिश कर रही होती हैं और फाइनली हैकिंग से बचा लेती है। आगे सील मैजाई के बारे में बात करते हैं कि मैजाई सिस्टम में कोड 666 अप्लाई करा गया है, उसे ब्रेक करना मुश्किल है, यानी मैजाई सिस्टम में हैक करने की कोशिश सील ही कर रहे थे। आगे सील का कमांडर कहता है हम ये आसानी से करना चाहते थे, पर अब हमला करना ही पड़ेगा। तभी एक आर्मी JSSDF नर्व हेडक्वार्टर पे हमला कर देती है। वो आर्मी लेवल 1 को हत्या लेती है, जिसके बाद मिसातो शिंजी को यूनिट 01 में लॉन्च करने और आसूका को यूनिट 02 में लॉन्च कर यूनिट 02 को अंडर वाटर रखती हैं, क्योंकि आसूका अब भी अपने इवेंजलियन को पायलट नहीं कर सकती और रे का अभी कुछ पता नहीं होता। जिसके बाद रे को दिखाया जाता है, जो किसी अननोन जगह पर थी। तभी मिसातो की नज़र एक CCTV कैमरा पर पड़ती है, जहां वो शिंजी को अकेले बैठा देखती हैं। आगे गेंदो कहीं चले जाते हैं। अब ये आर्मी नर्व के सभी लोगों को मार रही होती है। अब मिसातो ने जिस टीम को शिंजी को बचाने भेजा था वो रूट 47 में अटक जाते हैं, जिसके बाद मिसातो अब खुद शिंजी को बचाने जाती हैं और शिंजी को बचा लेती हैं। जहां शिंजी काफ़ी डिप्रेस्ड होता है, वो अपनी सभी होप्स को खो चुका है। अब मिसातो उसे कार में बैठाकर कहीं ले जाती हैं और वहाँ वो उसे बताती हैं कि सेकंड इम्पैक्ट इंसानों द्वारा करा गया था और थर्ड इम्पैक्ट को भी इंसान ही अंजाम देंगे, एंजल के ज़रिए नहीं बल्कि ईवा सीरीज के ज़रिए। हम इंसान भी एंजल्स की तरह सेकंड एंजल लिलिथ से ही जन्मे हैं। हम भी एक एंजल हैं, 18th एंजल। ह्यूमैनिटी 18th एंजल है। शिंजी, तुम्हें ईवा सीरीज को डिस्ट्रॉय करना होगा और यही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है जिंदा रहने के लिए। आगे आसूका को दिखाया जाता है, जिसकी आंखें उसके इवेंजलियन में खुलती हैं। एक आर्मी ग्रुप को पता लग जाता है कि यूनिट 2 पानी के नीचे है, जिसके बाद वो आर्मी ग्रुप इवेंजलियन यूनिट 2 पर वार करता है। जिसके बाद आसूका पैनिक करती है और अपने कुछ फ्लैशबैक्स को रिमेंबर करती है, जिसके बाद वो फाइनली अपने ईवा को पायलट कर लेती है और अब वो JSSDF आर्मी को सबक सिखाने लगती है। वो आर्मी को काफ़ी बुरी तरह मारती है, लेकिन आर्मी उसकी अम्बिलिकल केबल को काट देती है, जिसके बाद उसके पास सिर्फ 5 मिनट्स ही बचते हैं। लेकिन आसूका तो भाई पागलों की तरह पूरी आर्मी को तबाह करती है। अब सील अपनी ईवा सीरीज को लॉन्च करती है। अब ईवा सीरीज आसूका पर हमला करने के लिए तैयार होती है। आसूका की अम्बिलिकल केबल कटी हुई है, उसके पास सिर्फ 3 मिनट 30 सेकंड की पावर बची हुई है। अब आसूका ईवा सीरीज को मारना शुरू करती है।
वहीं दूसरी ओर मिसातो शिंजी को लेकर हेडक्वार्टर पहुंचती हैं, जहां JSSDF के लोग उन पर हमला करते हैं। इस हमले में मिसातो को गोली लग जाती है। अब फाइनली मिसातो शिंजी को समझाती है कि उसका ईवा पायलट करना कितना ज़रूरी है, तुम्हारा डिसीजन कितना ज़रूरी है। तुम गलती करोगे जिसके बाद तुम उसका अफसोस करोगे। तुम हर गलती से कुछ सीखोगे और अपने आप को बेहतर बनाओगे। तो अपने ईवा को चलाओ और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। इसके बाद मिसातो शिंजी को किस करती हैं और उसे एलिवेटर में नीचे भेज देती हैं और अंत में मारी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर आसूका ईवा सीरीज को मार रही होती है। गेंदो रे को लेकर एंजल लिलिथ के सामने खड़े होते हैं, जहां हम रित्सुको को भी देखते हैं जो गेंदो पर गन तान देती है, लेकिन वो उन्हें नहीं मारती। जिसके बाद गेंदो रित्सुको को गोली मार देते हैं और यही है वो सीन जो इवेंजलियन सीरीज के एपिसोड 25 में दिखाया जाता है, जहां रित्सुको और मिसातो मरी हुई थी। आसूका फाइनली समय रहते सभी ईवास को मार देती है, लेकिन तभी आर्टिफिशियली मेड स्फीयर ऑफ लॉन्जीनेस उसके सर में आके लगता है और ईवा सीरीज भी दोबारा ठीक हो जाती है और वो इवेंजलियन 2 को बुरी तरह खा जाते हैं। तभी इवेंजलियन 1 जिसमें फाइनली शिंजी बैठ जाता है और उसे पायलट करता है, वो बाहर आता है और आप यहाँ ईवा 1 के विंग्स भी नोटिस कर सकते हैं। यानी इवेंजलियन 1 जाग चुका है, यानी वो थर्ड इम्पैक्ट के लिए रेडी है। ये था एंड ऑफ इवेंजलियन का फर्स्ट हाफ, जो कि रीबर्थ पोर्शन है इवेंजलियन डेथ एंड रीबर्थ का। अब सेकंड हाफ की शुरुआत होती है गेंदो और रे को दिखाते हुए, जो लिलिथ के सामने थे। अब सीन वापस इवेंजलियन 1 पे आता है, जहां शिंजी यूनिट 2 आसूका की बुरी हालत देख पैनिक हो जाता है और ईवा 1 की पावर को गॉड लेवल पर पहुंचा देता है। उसके पावर से स्फीयर ऑफ लॉन्जीनेस मून से वापस अर्थ पर आ जाता है। आगे ईवा यूनिट 1 को ईवा सीरीज पकड़ लेते हैं और आसमान की ओर ले जाने लगते हैं और वहां इवेंजलियन सीरीज यूनिट 1 के साथ थर्ड इम्पैक्ट की शुरुआत करते हैं। तभी एक बड़ा धमाका होता है और उस धमाके से लिलिथ एग क्रिएट होता है, जिसे ब्लैक मून कहा जाता है और ये एग ही अर्थ पर मौजूद सभी लाइफ फॉर्म्स का जन्मदाता है। आगे रे लिलिथ के अंदर जाकर समा जाती है, जिसके बाद लिलिथ का मास्क उतरता है और लिलिथ कन्वर्ट हो जाता है रे में, और यही है फाइनल थर्ड इम्पैक्ट। अब सभी ईवा सीरीज भी रे के साथ सिंक कर जाते हैं। इसे देख शिंजी काफी पैनिक हो जाता है। शिंजी रे को देख पैनिक करता है, जिसके बाद लिलिथ रे की जगह कावूरो में चेंज होता है। शिंजी कावूरो को देख खुश होता है। इसके बाद स्फीयर ऑफ लॉन्जीनेस शिंजी के यूनिट 1 के कोर में जाकर अपनी फॉर्म चेंज करता है और यूनिट 1 ट्री ऑफ लाइफ की फॉर्म में बदल जाता है। जिसके बाद शिंजी यूनिट 1 के अंदर अपने फ्लैशबैक्स को याद करता है, जहां वो काफ़ी लोनली और अकेला था, और उसके बाद वो मिसातो, रे और आसूका को भी याद करता है। जिसके बाद शिंजी और आसूका रूम में होते हैं, जहां शिंजी और आसूका में बहस होती है और उसके बाद वो आसूका का गला दबा के उसे मारने लगता है। और ये सीन रिप्रेजेंट करता है शिंजी का आसूका के प्रति अग्रेशन को। जिसके बाद उसे काफ़ी सारे फ्लैशबैक्स आते हैं एंड थर्ड इम्पैक्ट अपनी चरम सीमा पर होता है और थर्ड इम्पैक्ट के लिए गेट ऑफ गफ दुनिया के अंत और शुरुआत का द्वार खुल जाता है। रे और कई सारे लोगों के क्लोन्स उन लोगों की इमेजिनेशन में आकर उन्हें मारने लगते हैं। सभी आत्माएं एक होने लगती हैं। ईवा सीरीज अपने आप को सेक्रीफाइस कर थर्ड इम्पैक्ट को फाइनल स्टेज पर पहुंचाते हैं। जिसके बाद लिलिथ लाइफ ऑफ ट्री ईवा यूनिट 1 को अपने अंदर ले लेता है। तभी शिंजी को बहुत सारे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और एक लाइव एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता है, जहां शिंजी बैकग्राउंड में खुद से पूछता है, क्या यही वो रियलिटी है जो मुझे चाहिए? जहां आसूका उससे कहती है, तुम गलत हो, ये फिक्शनल वर्ल्ड है। जहां शिंजी कहता है, तो क्या हुआ, सबका एक फिक्शनल ड्रीम वर्ल्ड होता है। तो आसूका कहती है, ये ड्रीम नहीं, एक अलग रियलिटी है। फिर शिंजी कहता है, तो मेरे ड्रीम कहाँ हैं? जहां आसूका कहती है, जहां तुम्हारी रियलिटी है। फिर शिंजी कहता है, तो फिर मेरी रियलिटी कहाँ है? जिसके बाद आसूका कहती है, वहाँ जहां तुम्हारे सपनों का अंत होता है। इसके बाद रे की नेक कट जाती है और ये रिप्रेजेंट करता है शिंजी के डिसीजन को, जहां शिंजी ने अब ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटैलिटी को त्याग दिया है। पहले उसने एक्सेप्ट करा था, लेकिन अब वो उसे रिजेक्ट कर लेता है। जिसके बाद शिंजी रे और कावूरो को इमेजिन करता है, जहां वो दोनों शिंजी से कहते हैं, हम तुम्हारे दिल में मौजूद होप हैं, उम्मीद हैं। अब फाइनल थर्ड इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। शिंजी यूनिट 1 के साथ स्फीयर ऑफ लॉन्जीनेस को मिलाता है और
सब खत्म करता है। वो यहाँ अपनी मदर को इमेजिन करता है। इसके बाद एंड में शिंजी और आसुका होते हैं, जहाँ शिंजी आसुका का गला दबाता है और ये सीन रिप्रेजेंट करता है शिंजी की चॉइस को, जहाँ उसने एक ऐसी रियलिटी चुनी थी जहाँ उसे सब प्यार करते हैं, चाहे वो कुछ भी करे। तो वो आसुका का गला दबाता है, लेकिन यहाँ आसुका शिंजी से कहती है डिस्कस्टिंग, यानी शिंजी रियलिटी को नहीं बदल सकता। और मूवी यहीं एंड हो जाती है। वैसे इस मूवी में और सीरीज में लूप थ्योरी तो मुझे कहीं नज़र नहीं आई, बस कई सारी अल्टरनेट्स एंडिंग के बारे में पता लगा कि शिंजी जब भी कोई डिफरेंट डिसीजन लेगा, यानी कोई डिफरेंट चॉइस लेगा, तो एक डिफरेंट रियलिटी क्रिएट होगी और एक अल्टरनेट एंडिंग बनेगी। और इवेंजलियन 3.0 प्लस 1.0 में जो एंड में काबूरा और रे को दिखाया जाता है, इसका जवाब तो मुझे क्लियरली नहीं पता, बट मेरी एक थ्योरी के हिसाब से शिंजी इवेंजलियन 3.0 प्लस 1.0 में एक अनदर रियलिटी को चूज करता है, जहां एंजल और ईवास नहीं है। वो इस बार आसुका को चूज नहीं करता, क्योंकि एंड ऑफ इवेंजलियन के एंड में शिंजी उसे इमेजिन कर चुका है। तो रीबिल्ड में वो एक न्यू कैरेक्टर मारी को इमेजिन करता है अपने साथ, और शिंजी ये जानता था कि रे उसकी मदर की कॉपी है और काबूरो एडम की कॉपी है, तो दोनों ही एक कॉपी हैं। इसलिए शिंजी अपनी रियलिटी में उन्हें एक साथ इमेजिन करता है। बस यही थी मेरी थ्योरी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू। बस विच बैठी सजी तीजी सीट ते, गीत मेरा चले तेरी हार्ट बीट ते, मेरे गीत उत्ते ने शराबी नचदे, पर की जाते ने नी गलास कचदे, फरके दे विचों मैनू साज सुनदे, साजां विचों कंन तेरी आवाज सुनदे, तेरी आवाज विचों फेरा